बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम कोरिजन है। कोरिजन्स हम किसको कहते हैं और इसके केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं और कौन से मेटल्स में किस तरह की कोरिजन्स होती है और उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कोरिजन को कि कोरिजन्स किसको कहा जाता है, यानी कि उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। बेसिकली हमारे पास कोरिजन जो है वो एक केमिकल डिके है किसी भी मेटल का। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि आयरन है और इसको रस्ट लग चुका है और रस्ट को ही कोरिजन कहते हैं और ये केमिकली डिके हो रहा है, ये एलिमेंट टूट रहा है, किसी और कंपाउंड में चेंज हो रहा है। यानी कि मेटल का केमिकल डिके होना ही कोरिजन हमारे पास कहलाता है कि जो एलिमेंट है वो कि अपने किसी ऑक्साइड्स में या किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज नाउन एज कोरिजन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए से जब मेटल डिके होती है, डिके मीन्स डिकम्पोज होती है, टूटना शुरू हो जाती है, वो किसी और कंपाउंड में चेंज होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं। तो वो हमारे पास कोरिजन कहलाता है। फिर हम आगे आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आपके पास आते हैं कि कोरिजन्स आपके पास क्या फिनोमेना है, किस वजह से होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो कोरिजन्स के अंदर भी बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है और उसके अंदर से एक मेटल जो है ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा मेटल जो है वो रिड्यूस होता है। किसकी मौजूदगी में होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी में। और एक एनोड बन जाता है तो दूसरा कैथोड बन जाता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेटल 1 और मेटल 2 कोई डिफरेंट मेटल्स होंगे, ये सेम मेटल भी हो सकते हैं और सेम मेटल्स में से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर आयरन है तो यहाँ पर भी आयरन है, ये आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस साइड पर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये मेटल एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स में मौजूद जो केमिकल होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से एक केमिकल फ्लो हमारे पास चार्ज का शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट भी अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशंस में हम ये कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास है। तो कोरिजन एक रिडॉक्स रिएक्शंस है दैट अकर व्हेन मेटल कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर मौजूद है ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर का, वाटर का आपके पास मिक्सचर्स है, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो एयर आपके पास डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही है मेटल के साथ। जब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही है तो लाजमन आपके पास ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो तमाम मेटल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही उसमें से इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकती है। तो ये मेटल 1 से जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर मौजूद हो तो वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और लाजमन ऑक्सीजन मौजूद होगा इस पूरी मेटल की सरफेस के ऊपर आपके पास। फिर इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो मेटल आपके पास ऑक्सीडाइज आपके पास होगी तो वो अनवांटेड कंपाउंड में या अपने ऑक्साइड्स में आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास उसमें कोरिजन होगी और हमारे पास रस्ट ही एक कोरिजन की फॉर्म हमारे पास है और ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर ये चीज़ें हो रही होती हैं। फिर इसी में एक और चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करूँ कि कोरिजन्स की आपके पास भी यहाँ पर कुछ टाइप्स होती हैं। एक कंपैक्ट कोरिजन होती है और एक स्पंजी कोरिजन होती है। कंपैक्ट कोरिजन वो होती है कि जब उसमें उसका जो फर्स्ट लेयर है अगर वो क्लोराइड होती है तो वो एक कंपैक्ट लेयर ऊपर बना देती है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर सेफ हो जाती हैं। और स्पंजी या पोरस आपके पास जो है एक लिहाज से कोरिजन के अंदर, पोरस कोरिजन में उसकी जो लेयर फर्स्ट लेयर जब क्लोराइड होगी तो वो ऊपर से उड़ जाएगी, उतर जाएगी वहां से, और उसके उतर जाने की वजह से फिर नीचे वाली लेयर जो है वो फिर क्लोराइड होगी, वो उतर जाएगी। इस तरह 1 बाय 1 लेयर्स आपके पास जो हैं वो कोरिजन की वजह से वहां से उतरती जाएंगी और मेटल का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कंपैक्ट कोरिजन होती है, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में कंपैक्ट कोरिजन होती है, उसकी लेयर उड़ती नहीं है, यानी कि उसकी लेयर और ऊपर वाली लेयर जो क्लोराइड होती है तो वो नीचे वाली लेयर्स को सेफ कर लेती है, तो नीचे वाली लेयर को फिर कोरिजन्स नहीं लगती है। तो एक्सप्लेनेशंस में हमारे पास इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, कंपैक्ट कोरिजन या पोरस कोरिजन्स भी आपके पास होती है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन एक लिहाज आप ये भी कह सकते हैं
कि यहाँ पर एक गैल्वानिक सेल बन चुका है, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है, और केमिकल आपके पास जो है एक लिहाज से एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज भी हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट आपके पास आते हैं इसकी आपके पास एग्जांपल्स की तरफ या कंडीशंस की तरफ कि कंडीशंस क्या हैं आपके पास कोरिजन्स की टाइप्स भी हमारे पास होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली आपके पास जो एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपके पास एक लिहाज से मॉइस्चर कोरिजन्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आपके पास जो है जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है तो वो आपके पास एक ऑक्सीजन गैस है, एक मॉइस्चर है, यानी कि मेटल जो है वो आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ऑक्सीजन और वाटर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मौजूद होंगे तो तभी कोरिजन होगी, अदरवाइज कोरिजन नहीं होगी। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो जाए, वाटर ना हो ऑक्सीजन मौजूद हो, तब भी कोरिजन नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ना हो वाटर हो तो तब भी कोरिजन नहीं होगी। दोनों एट अ टाइम ऑक्सीजन और वाटर मौजूद होंगे तो तब कोरिजन होगी, अदरवाइज कोरिजन नहीं होगी। और अगर आप देखें यहाँ पर आयरन है तो इस साइड प्रोटीन है, तो आपके प्रोटीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हमारे पास आयरन से आपके पास टिन की तरफ। जैसे ये फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड्स आयरन आयन में चेंज हो रहा है और वो ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करके रस्ट में चेंज हमारे पास हो जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ पर जो है अगर आपके पास इनमें से कोई भी मॉइस्चर अगर ना हो या वाटर्स फिर आपके पास एयर मौजूद हो तो तब कोरिजन्स नहीं होगी। और कोरिजन का होना ज़रूरी है, कोरिजन के होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मॉइस्चर भी हो और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी वहाँ पर मौजूद हो तो तब होगा। तो यहाँ पर एक गैल्वानिक सेल भी हमारे पास जो है एक लिहाज से बना हुआ है। तो आपके पास जो मेटल्स हैं, दो मेटल्स आपके पास हैं, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, डिफरेंट मेटल भी अगर कॉन्टैक्ट में आती हैं तो तब भी एक लिहाज से वहाँ पर जो है कोरिजन स्टार्ट हो सकती है या उसकी मौजूदगी में कोरिजन ज़्यादा या कम हमारे पास हो सकती है। यानी कि हमारे पास इस तरीके से एक ये है कि आपके पास अगर मेटल जो है वो लेस एक्टिव मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में आपके पास आती है तो आपके पास जो उसकी कोरिजन्स हमारे पास होगी तो वो स्लोली आपके पास होगी। लेकिन अगर वो मोर एक्टिव के कॉन्टैक्ट में आपके पास आती है तो लाजमन उसकी कोरिजन्स में आपके पास क्या आ जाएगा, फ़र्क आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो कोरिजन्स हमारे पास है कौन कितना ज़्यादा एक्टिव आपके पास है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे हम इसको अगर आपके पर रीड भी करते हैं कि आपके पास द मेटल को रैपिडली व्हेन कम इन कांटेक्ट विद लेस एक्टिव मेटल, यानी कि लेस एक्टिव मेटल की आपके पास जब कांटेक्ट में आपके पास आएगी तो इसकी कोरिजन फास्ट हमारे पास होना शुरू आपके पास होगी। तो टिन इतना एक्टिव नहीं है और क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है जिसकी वजह से आयरन आपके पास तेज़ी से कोराइड होगा। लेकिन अगर आयरन यहाँ से जिंक के साथ कांटेक्ट में होता तो जिंक हमारे पास आयरन के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव है तो फिर आयरन आपके पास जो है वो जल्दी कोरिजन को गेन नहीं करेगा, उसकी कोरिजन कम हो जाएगी। यानी कि इधर टिन मौजूद है तो आयरन आपके पास तेज़ी से कोराइड होगा और अगर इसके साथ हम जिंक को अटैच करते हैं तो इसकी कोरिजन का फिनोमेना जो है वो डिक्रीज होना शुरू आपके पास हो जाता है। फिर आपके पास आगे आते हैं कोरिजन्स ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करते हैं कि आयरन की कोरिजन्स आपके पास क्या होती है और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आयरन को भी रस्ट आपके पास लगती है, ये मोस्ट कॉमन आपके पास इसकी है क्योंकि इसको पोरस कोरिजन लगती है आयरन को। और आयरन को पोरस कोरिजन लगने की वजह से उसकी जो एक लिहाज से मैग्नीट्यूड है वो आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मेटल डिके होकर अपने नेक्स्ट कंपाउंड में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आयरन की अपनी जो लेयर्स होती हैं वो सिल्वर कलर की होती है लेकिन जब उसको कोरिजन लगता है तो वो ब्राउन मास उसका बन जाता है और ब्राउन मास बनने की वजह से जो है उसका मास जो है एक्चुअल जो मास है वो डिके होना शुरू हो जाता है। और ये भी किसकी मौजूदगी में आपके पास हो सकता है, जब एयर मौजूद हो और वाटर ड्रॉपलेट मौजूद हो तो तब ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये दोनों अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो तो तब भी ये कोरिजन्स नहीं हमारे पास होती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो कोरिजन्स का फार्मूला है तो वो फेरिक ऑक्साइड है और एक्स हाइड्रेटेड है। एक्स हाइड्रेटेड यहाँ पर एक्स जो मौजूद है ये 2 भी हो सकता है, मोस्टली 2 होता है यानी कि डाईहाइड्रेटेड होता है, लेकिन आपके पास 4 भी हो सकता है, टेट्राहाइड्रेटेड भी हो सकता है, डिफरेंस आपके पास इसकी यहाँ पर वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये एक लिहाज से रस्ट का फार्मूला आपके पास है, यहाँ पर 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकते हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद हो सकता है। और आयरन हमारे पास जो है वो ये इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आपके पास मॉइस्ट एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो जाता है। और गैल्वानिक सेल का मतलब ये है कि वहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास क्या हो रही होती है, चेंज, यानी कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक साइड एनोड बन जाती है तो दूसरी साइड
कैथोड बन जाती है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आकर इस आयरन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये आयरन ऊपर की तरफ आयन में जब चेंज होगा तो आयन में चेंज होने की वजह से वहाँ पर जो अगर एयर यहाँ से भी कॉन्टैक्ट में इस साइड से भी आएगी तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी मौजूद होगी, वाटर भी मौजूद होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास ये लॉस कर चुका है और तब आपके पास इसका जो रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से ये रस्ट में चेंज हमारे पास हो जाता है। तो इसका केमिकल रिएक्शंस कुछ यूँ हमारे पास है कि आयरन हमारे पास है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फॉर एग्जांपल 2 अगर आयरन हम लेते हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं क्योंकि आयरन यहाँ पर फेरिस आयन में चेंज हो चुका है। और इसी तरीके से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ऑक्सीजन क्योंकि साथ वाटर होना ज़रूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास है और वाटर्स मॉलिक्यूल्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब वो गेन करते हैं तो हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल आयन भी आपके पास बन जाते हैं। तो ये 4 हाइड्रोक्सल आयन्स आपके पास बन चुके हैं। अब अगर हम इसका नेट रिएक्शंस लिखते हैं इस पूरे रिएक्शन का, तो नेट रिएक्शंस में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल आपके पास हो जाते हैं। और अब अगर हम इसका नेट रिएक्शंस अगर आप लिखोगे तो इसका तो नेट रिएक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास जो चीज़ें बचेंगी तो वो हमारे पास 2 आयरन भी बच जाएगा, ऑक्सीजन भी बच जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बच जाएगा और इस साइड पर 2 फेरिस आयन मौजूद है और 4 हाइड्रोक्सल आयन भी इस साइड पर मौजूद हैं। तो ये इसका आपके पास इन दोनों का नेट रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होगा। ये फर्स्ट मैकेनिज्म वो है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इस आयरन ने और यहाँ से ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में गेन कर लिया है। तो हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन एक्सिस में मौजूद है और इस वक्त फेरिस आयन मौजूद है तो ऑक्सीजन एक्सिस में होने की वजह से ये फर्दर रिएक्शन चलेगा और आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आयरन +2 के साथ इतना स्टेबल नहीं होता, +3 के साथ ये ज्यादा स्टेबल आपके पास होता है। तो आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस रस्ट। तब ये आपके पास क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। यानी कि इसी रिएक्शंस को हम दोबारा अगर हम मेंशन करें तो हमारे पास ये रिएक्शंस आपके पास आ चुका है और ये रिएक्शंस आपके पास तो आ चुका है, लेकिन हम इसी में आपके पास ऑक्सीजन्स को आपके पास फर्दर ऐड करते हैं। तो फर्दर अगर हम ऐड करते हैं तो ये रिएक्शंस हमारे पास हो जाता है कि यानी कि ये जो आयरन है और आपके पास जो हाइड्रोक्सल आयन है ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। यानी कि इन प्रोडक्ट को मैंने दोबारा रिएक्टेंट बनाया और इसके साथ ऑक्सीजन को फर्दर रिएक्ट कराया क्योंकि एक्सिस में ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है। वो जब इसे रिएक्ट करती है तो तब हमारे पास ये वाटर्स बन जाता है। तो ये अभी एक लिहाज से रस्ट का फार्मूला जिसमें 2 आपके पास वाटर्स मॉलिक्यूल जो हैं मौजूद हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में आपके पास मौजूद है। और इसका भी अगर हम अभी इसका भी एक लिहाज से नेट रिएक्शंस अगर हम लिखते हैं तो इसके नेट रिएक्शंस में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल आपके पास हो रही हैं। 2 आपके पास आयरन आपके पास आयन जो है इन 2 आयरन आयन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 4 हाइड्रोक्सल आयन आपके पास जो है यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सल आयन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी को हम प्लस कर लेंगे। तो आपके पास जो 2 आयरन आपके पास मौजूद हैं Fe आपके पास जो मौजूद है ये एज इट आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और इस साइड पर आपके पास यानी कि इस जगह पर ऑक्सीजन 1 है जबकि इधर ऑक्सीजन 1/2 है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 3/2 आपके पास हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कि 1 + 1/2, एलसीएम 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की बजाय x भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 ही वाटर मॉलिक्यूल बने, आपके पास 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। वरना अगर इस इक्वेशन को नेट इक्वेशन लिखें अगर हम तो यहाँ पर 2 की बजाय हम अगर आपके पास इसको यहाँ पर भी 2 शिफ्ट करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम x शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर भी x ही हमारे पास मौजूद होगा। तो x के आने की वजह से आपके पास जो है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कुछ भी आपके पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की जगह मैंने x लिख दिया, यहाँ पर भी 2 की जगह पर x लिख दिया। यानी कि अगर यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर भी 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक लिहाज से फिगर हमारे पास यानी कि मौजूद है तो ये कोरिजन को शो करती है और ये केमिकल रिएक्शंस हमारे पास है जो कोरिजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये कोरिजन्स लगती है। इस पूरी कोरिजन के अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप इसको पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक्स।